आदरणीय रमाकांत श्रीवास्तव जी का जन्म के समय हुआ और उस समय जैसी परिस्थितियां थी, खानवास की और खासी बात की, ऐसा लगता है कि एक लंबे समय के बाद घूम कर उठक में वापस आ गया है और फिर से वही पुनरुत्थानवादी और फांसीवादी ताकतें सब सारे हैं। और इन सबके बीच में हम लोगों को पिछले 5-5.5 दशक से 50-55 साल से आदरणीय रमाकांत जी न केवल सक्रियता हमारे सामने है, बल्कि उनका मार्गदर्शन समय समय पर साहित्यकार के रूप में, संगठनकर्ता के रूप में, एक लेखक के रूप में या एक वरिष्ठ के रूप में हम सबको मिला हुआ है। ये बहुत हमारे लिए एक सौभाग्य और सांत्वना की बात है। इस सत्र का जो विषय है कथा भूमि की तलाश, मेरा ख्याल है कि ये उनके कहानी लिखने के विकास से संबंधित विषय है और मैं इसमें उनके जो प्रकाशित संग्रह हैं उनके अनुसार नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जिस कालानुक्रम में कहानियाँ लिखी होंगी उसी कालानुक्रम में वो संग्रह प्रकाशित हुए होंगे, या एक संग्रह में जो कहानियाँ जिस क्रम में है उसी क्रम में उन्होंने उसे लिखा होगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए उसकी बजाय मैं उनकी कहानियों पर सामान्य चर्चा करूँगा। वैसे भी जो कथा भूमि की तलाश नाम की चीज़ है वो मेरी कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है कि कथा भूमि तो हर जगह है, कहानियाँ हर जगह हैं। रमाकांत श्रीवास्तव जैसे जो कुशल लेखक हैं वो उसको 7 पर्दों के अंदर देख लेते हैं, उसके ऊपर की धूल गर्द को हटा के उन कहानियों को, उसके कहानीपन को, उसमें छिपे अंतर विरोध को, विडंबना को हमारे सामने रख देते हैं। एक जैसे मुक्तिबोध ने लिखा है कि गुहांधकार के अंदर भी जो कहानियाँ रहती हैं, जो उसकी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो कहानी बनने लायक रहती हैं, उसके भी तलघर की सीढ़ियों के नीचे उतर सकते हैं और उन कहानियों को हमारे सामने रख देते हैं। और ये उन लेखकों में से हैं जिनको कहानी लिखने के लिए विषय खोजना नहीं पड़ता, वो किसी भी विषय को कहानी बना सकते हैं। जैसा रसूल हमजा दो ने मेरा दागिस्तान में लिखा है कि यह मत कहो कि मुझे विषय दो, यह कहो कि मुझे दृष्टि दो। तो वे एक ऐसे दृष्टि संपन्न कहानीकार हैं कि विषय कोई भी हो कहानी आराम से लिख लेते हैं। कहानी के बारे में प्रायः जो रमाकांत श्रीवास्तव जी की कहानियाँ हैं वो प्रत्यक्ष जो उन्होंने देखा है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो जिसको भुक्तभोगी रहे हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष देखा है और जिसके संकेत मिले हैं उनकी कहानियाँ उन्होंने अधिक लिखी हैं और उसकी एक व्यंग्यात्मक ढंग से उसको बढ़ता है ताकि उसकी जो विद्युक्ताएँ हैं वो हमारे सामने आ जाएं। और सबसे पहले एक कहानीकार में उनकी कहानियों के बारे में बोलने में एक दिक्कत ये भी है कि उनका जो पहला कहानी संग्रह है मध्यांतर, वो उपलब्ध नहीं है, स्वयं सर के पास भी नहीं है, हम लोगों के पास भी नहीं है। तो इसलिए जो उसके बाद की जो कहानियाँ होंगी, मध्यांतर के बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है कि 70-71 में शायद छपी थी। तो वो नई कहानी का दौर था, मोहन राकेश कमलेश्वर और राजेंद्र यादव की कहानियों का दबदबा था। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उसमें नई कहानियों के ढंग की ही कहानियाँ होंगी, लेकिन जो बाद के संग्रह हैं वो प्रायः सब उपलब्ध हैं। जैसे स्याही सोखते
जो दूसरा संग्रह है जो मुझे उनके संग्रहों में सर्वाधिक पसंद है, वो 78 में शायद छपी थी। उसकी कई कहानियां, जैसे सृजन या रचनाकार का पत्र, संतोष, खतरा खुलेआम, वो कई कहानियां जो है वो बहुत अच्छी हैं और नई कहानियों की ही ढंग की है। और संक्षेप में कहें तो व्यंग्यात्मक किस्म की कहानियां हैं। और जो नई कहानियों का ढंग था कि जो आज़ादी के बाद जो दंगे हुए और जो एक आदमी में एक अलगाव और अजनबियत का एहसास हुआ, उसके बारे में व्यंग्यात्मक ढंग से लिखी हुई उसमें कहानियां हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही इस संग्रह में बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो कि उस नई कहानी के फ्रेम को तोड़कर आगे बढ़ती हुई दिखती हैं, जिसमें यथार्थ को देखने की खास प्रगतिशील और जनवादी दृष्टि है, एक वैज्ञानिक और धर्मात्मक दृष्टि है। जैसे निर्लिप्त है या आश्वस्त, वापसी, अकेली मछली, दौरा और किला इत्यादि कहानियां हैं। उनमें जो मनोविज्ञान या जो वैयक्तिक जो अजनबियत है उसकी बजाय जो एक सामाजिक और आर्थिक दबाव कथानक में दिखता है, उनके पात्रों के बीच के जो संबंध हैं वो सामाजिक और आर्थिक आधार पे होते दिखते हैं। निर्लिप्त खासकर बहुत लाजवाब कहानी है, जिसमें एक दुकानदार रहता है, कोयला खदान में काम पाने के लिए वहाँ के अधिकारी को रिश्वत भी देता है और उससे बेईमानी भी करता है, उसको जो सामान देता है उसका दाम भी बढ़ा देता है। फिर उसी दिन उस अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, उसमें दुखी भी होता है, लेकिन फिर अंतिम क्रिया के लिए जो सामान देता है उसका फिर दाम बढ़ा देता है। हिसाब में गड़बड़ी जारी रखता है, रिश्वत देना जारी रखता है, उनसे संबंध बनाना जारी रखता है। और एक भयंकर चीज उन्होंने ये लिखी है कि उसमें से हर काम की प्रेरणा या हर काम का औचित्य वो श्रीमद् भगवद गीता से ग्रहण करता है। बचपन से गीता पढ़ता रहता है, पूरी गीता उसको याद रहती है, तो जो कुछ भी करता है उसको जस्टिफाई वो गीता के किसी श्लोक से करता है। तो बहुत भयंकर कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी। और फिर जो बात कीजिएगा, मैं जो ये जो गाड़ियों के मॉडल जैसी जो कहानी में व्यवस्था है कि 60 मॉडल और 70 मॉडल और 80 मॉडल कहानियाँ, एक उसमें मेरी कोई आस्था नहीं है। और दूसरी, यहाँ पर मैं ये अमुकवाद या अमुक इसके अनुसार कहानियों के विश्लेषण में भी नहीं जाना चाहता। ऐसे ही आर्थिक संबंधों पर आधारित एक और कहानी है, अकेली मछली, जो परिवार के भीतर की कहानी है। एक विधुर और संतान जो बड़ा भाई होता है उसको छोटा भाई अपने घर ले आता है, उसको घर के मुखिया का दर्जा देता है, लेकिन धीरे धीरे वो महसूस करता है कि उसका दर्जा गिर रहा है, लोग उसकी बात अनसुनी कर रहे हैं, उससे निर्देश नहीं पाना चाहते, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो ये भी एक है कि जो मानवीय संबंध और सामाजिक संबंध हैं वो आर्थिक दबाव के कारण टूट रहे हैं और वो अपने आप को जार में रखी हुई एक अकेली मछली की तरह महसूस करना लगता है। और बहुत सघन कहानी है, हालांकि मेरे को उसका जो अकेली मछली शीर्षक है जो मुझे बहुत पसंद नहीं आया। एक आश्वस्त वापसी करके उसमें कहानी है, बहुत मजेदार और बहुत अच्छी कहानी है। बहुत एक लाइन का कथानक है, कोई अपने दोस्त के घर जाता है 4-5 घंटे रुकने के लिहाज से, लेकिन उसके घर कुटाई होती रहती है, तो उसको लगता है कि वो लोग मेरा इतना स्वागत नहीं कर रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं है, तो वापस आ जाता है। दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं होती है, कोई किसी के प्रति अनादर नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक मध्यवर्गीय व्यक्ति के यहाँ अगर कुटाई होती रहती है तो उसका घर कैसे अव्यवस्थित हो जाता है। और उसमें किसी मेहमान के आने से, चाहे वो कितना ही अजीज क्यों न हो, कैसे स्थितियाँ जटिल हो जाती हैं, कैसे परेशानी हो जाती है मेहमान और मेहमान को दोनों को। इसके बारे में कहानी है। और इसके मूल में जो है वो उनका वर्गीय चरित्र है और आर्थिक दबाव है कि वो कोई ऐसा महल नहीं है कि वहाँ 4 कमरों में कुटाई हो रही हो तो 10 कमरों में रुका जा सके। तो ये कहानियाँ जो है वो मुझे बहुत पसंद आई। और ये जो संग्रह है, स्याही सोखते जो संग्रह है,
इस संग्रह में हम देखेंगे कि ये एक एक बीच का संग्रह है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये नई कहानी के हद से बाहर निकलने की जद्दोजहद इसमें दिखती है, जिसको हम संक्रमण या संक्रांति की कहानियां कह सकते हैं। और लेकिन इसके बाद की कहानियों में हम देखें जो विभिन्न पत्रिकाओं में छपी हैं, जैसे बसंत भाई ने कहानी का उल्लेख किया, और जो इसके अलावा एक शताब्दी प्रवेश जो उनकी बहुत अच्छी कहानी अभी रही है, जो संस्कृति विभाग का कैसे संस्थानीकरण हो रहा है और जो कैसे जो है संस्कृति विभाग के महत्वपूर्ण चीज़ों को बड़े बड़े कारपोरेट लोगों ने हथिया लिया है, और उसमें कैसे अश्लीलता बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और उसके लिए कलाकार भी किस हद तक चले जाते हैं, किस हद तक गिर जाते हैं, उसके ऊपर वो कहानी है। और इसी तरह से ठीक उसी से मिलती जुलती कहानी महोत्सव है, जिसमें पूरे संस्कृति विभाग का तो नहीं, लेकिन जो गरबा उत्सव होता है उसको एक बहुत बड़े कारपोरेट अखबार के द्वारा उसके इवेंट को हथिया लिया जाता है, और उससे क्या क्या होता है उसकी तरह लिखते हैं। एक तीसरी बैठक कहानी भी है जो इनके परिदृश्य को दिखाती है, जिसमें वो संस्कृति विभाग की बैठक हो रही है, और वो बैठक कितनी निरर्थक और कितनी हास्यास्पद होती है, और कितनी वो मैंने कितनी बेकार चीज है और कितनी विद्रूप चीज है, उसको बड़ी सफलता से उसमें दिखाया गया है। एक उनकी कहानी मुझे बहुत उसमें अच्छी लगी, मतलब इस दृष्टि से कि जो रमाकांत जी ने जो नई कहानी के दौर से बाहर आकर जो प्रगतिशील जनवादी चेतना की कहानी लिखी, उसके आगे की कहानियों में हम देखें तो उनकी चिंताएं जो है एक प्रकार से वैश्विक और ग्लोबल होती जा रही हैं, और जो सांस्कृतिक चिंताएं हैं वो चिंताएं भी ऐसी नहीं है कि वो गरबा जो है सिर्फ गरबा ही है, पूरी दुनिया के चैनलों में और पूरी दुनिया के संस्कृति के कार्यक्रमों में और साहित्य के कार्यक्रमों में, संगीत के कार्यक्रमों में, और जो टीवी में जो विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं संगीत की, उन सब में इस कारपोरेटीकरण को देखा जा सकता है और व्यावसायिकता को देखा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति और टेडी मासाक करके एक कहानी है, जिसमें एक व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखता है। वो भी कहानी बहुत मनोरंजक है। एक मध्यवर्गीय आदमी है जिसका बेटा अमेरिका चला गया रहता है, वहाँ घूमने जाता है तो अभिभूत भी हो जाता है, लेकिन मोहग्रस्त भी रहता है अपने देश के प्रति। इसी क्रम में एक कहानी है सद्दाम का 7वां महल, जिसमें सद्दाम हुसैन पर अमेरिकी सेना, सद्दाम हुसैन के महल पर अमेरिकी सेना कब्जा करती है। एक अमेरिकी और एक ब्रिटिश सैनिक उसके अंदर प्रवेश करते हैं, और वहाँ की वो हवेला देखकर दंग रह जाते हैं। और जब वो उसका कुछ खाना इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं वहाँ सोने के नलके लगे रहते हैं। तो दोनों सिपाही मिलकर सोने के नलके चुराने की योजना बनाते हैं, उस पर सहमत भी हो जाते हैं, एक दूसरे पर संदेह भी करते हैं, एक दूसरे के देश की आलोचना भी करते हैं। जो ब्रिटिश सिपाही रहता है वो अमेरिकी वर्चस्व की निंदा करता है, और अमेरिकी सिपाही है वो ब्रिटिश वालों को बोलता है कि तुम लोगों की शताब्दी गई है और हम लोगों की शताब्दी है। इस प्रकार की वो कहानी है। वो कहानी भी बहुत अच्छी है। इस तरह हम देखते हैं कि उनकी जो कथा यात्रा नई कहानी से शुरू हुई थी, वो आज पहुँचते पहुँचते हम लोगों के पास एक पूरी वैश्विक दृष्टि देने में समर्थ और संकल्पित एक कहानी हम लोगों के सामने है। और वो उनके जो है मैंने उनका परिचय हम लोगों को करा दी है, उसके बारे में हम लोगों को दीक्षित और प्रशिक्षित कर रही है। कुछ बातें जो उनकी कहानियाँ पढ़ने के दौरान मुझे खटकी, उनका भी मैं यहाँ संक्षिप्त उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि अवसर मिले या न मिले। तो इसलिए बहुत संक्षेप में और बहुत आदर के साथ मैं उनका भी उल्लेख करना चाहूँगा। जैसे उदाहरण के लिए एक मनोरंजक बात है कि सर के पास वो सिगरेट बहुत पीते हैं, और सर की भाषा बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हम लोग शुरू से जब बहुत छोटे थे और प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यक्रमों में भी रमाकांत श्रीवास्तव आते थे, तो उनका जो बोलने का ढंग है और मतलब उनका तलफ़ुज़ भी बिल्कुल
उर्दू के उस्तादों की तरह बिल्कुल कायदे का है और बहुत सुंदर भाषा का बोलने में भी प्रयोग करते हैं, लिखने में भी प्रयोग करते हैं। उसके शुरू से हम लोग कायल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी, और आई रिपीट, कभी कभी वो उनकी यह सुंदर भाषा जो है वो कहानी पर भारी पड़ जाती है। वो कहानी से कुछ ज्यादा ही सुंदर भाषा हो जाती है। और पता नहीं मैं अपनी बात को कह पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि अब वो जो कहानी जो पहले कहने और सुनाने की चीज थी वैसा बहुत कुछ रहा नहीं। अब कहानी छपने और पढ़ने की चीज हो गई है। अब उसके आगे भी वो इंटरनेट और मोबाइल की चीज हो गई है। उसमें वो जो एक वाचिक जो भाषा है वो वो भाषा थोड़ा सा न केवल स्थान अधिक लेती है बल्कि उसमें उसको पढ़ने के दौरान उससे थोड़ा खलल भी होता है। एक और बात है कि जो सामुद्री बोध ने कहा था कि कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं इस बार ये समाज चल नहीं सकता, ये किया जाए। तो ऐसे ही है कि सर की कहानियों में भी कहीं कहीं मैंने देखा है कि जो संदेश या जो नसीहत है या जो निष्कर्ष है वो बहुत सीधे और सपाट ढंग से वो कहानी में बाहर से डाला हुआ लगता है। कहीं कोई विश्लेषण है, कहीं कोई टिप्पणी है। उदाहरण के लिए जो सद्दाम का 7वां महल में जो दोनों सिपाही बात करते हैं वो अमेरिका और ब्रिटिश के बारे में, अमेरिका और ब्रिटेन के वर्चस्व के बारे में जो बात करते हैं वो बात ऐसी नहीं लगती कि उसको दो सिपाही कर सकते हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो है ये लेखक के द्वारा की जाने बात थी। शताब्दी प्रवेश कहानी में भी जो कई अंश हैं वो ऐसे हैं। और कुछ एक बार ऐसा मुझे लगा है कि जो पात्र हैं वो मतलब कहानीकार उनके पर्दे से अपनी बात बोल रहा है या उन पात्रों का मुंह बंद कर दिया गया है, वो उनके स्वाभाविक संवाद नहीं है। जिस परिवेश में और जिस संरचना के वो पात्र हैं उनके अनुकूल वो बात लगती नहीं है। और फिर भी बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं कहना चाहता था। और अंत में जो है वो कुल मिला के बात यही है कि हमारे पास 50-55 साल से हमारे साथ एक आदमी का एक साया हमारे सर के ऊपर है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और अंत में मैं साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग को शासकीय विश्वनाथ यादव का मस्कर स्वशांति महाविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय रमाकांत श्रीवास्तव के दीर्घायु और शतायु होने की कामना करता हूँ। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने